दोस्तों, इससे पहली वीडियो में हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, विशेषण के भेद इन सभी के विषय में अध्ययन कर चुके हैं। आज की यह वीडियो भी विशेषण के ऊपर ही रहने वाली है और यह विशेषण की तीसरी वीडियो होगी, जिसमें विशेषण से संबंधित आपको विशेषण शब्दों की तुलनात्मक अवस्थाओं के विषय में अध्ययन कराया जाएगा कि तुलनात्मक अवस्थाएं कौन सी होती है, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें आज की इस वीडियो में आने वाली हैं और आगामी वीडियो में पदभेद के अन्य सभी तथ्य, चाहे उसमें क्रिया हो, अवयवी के सभी पार्ट हो, निपात हो, इन सभी के विषय में भी वीडियो जल्द ही आएगी। तो अपेक्षा करूंगा आप सभी मेरे साथ बने रहेंगे। मैं रविकांत प्रजापति आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ विशेषण से संबंधित तीसरे भाग में। तो आइए आरंभ करते हैं। विशेषण के कार्य क्या हैं? सबसे पहले हम इस तथ्य को जान लेते हैं। सबसे पहले उसका कार्य होता है विशेषता बताना। किसकी विशेषता? संज्ञा या सर्वनाम की, किसी वस्तु या व्यक्ति की विशेषता बताई जाती है। सबसे पहला कार्य है, जैसे इसमें मोहन सुंदर है। मोहन हमारे पास व्यक्तिवाचक संज्ञा है और उसकी विशेषता कौन बता रहा है? सुंदर बता रहा है कि मोहन कैसा है? सुंदर है। तो यहाँ पर हमें विशेषता बताई गई। उसका दूसरा कार्य होता है हीनता बताना। विशेषण किसी की हीनता भी बताता है। हीनता मतलब जिस भाव से हमारे अंदर घृणा उत्पन्न हो, वह गंदा लड़का है। यदि कोई गंदा रहता है, नहाता धोता नहीं है, गंदगी उसके कपड़ों में लगी है, तो उसको देख कर क्या है कि घृण भाव हमारे अंदर उत्पन्न होगा। तो वह लड़का, वह क्या हुआ? वह यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, ठीक है। और लड़का यहाँ पर संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। तो लड़का यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है और वह सार्वनामिक विशेषण है। अब वह तो सर्वनाम भी होता है, परंतु यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है, इसका भी आपको इसी वीडियो के अंत में पता चलेगा। तो इसलिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिएगा, आपको जल्दी इस क्वेश्चन का भी जवाब मिल जाएगा। तीसरा कार्य होता है अर्थ सीमित करना। विशेषण द्वारा अर्थ को सीमित किया जाता है। कैसे? काली गाय, हमें पता है कि गाय यदि हम शब्द बोलेंगे तो यहाँ पर सभी प्रकार की सफेद, भूरे, काली, बहुत सारे कलर्स हमारे पास होंगी, उन सभी के लिए हम गाय बोलेंगे। परंतु यदि हमने काली गाय बोला है तो अर्थ सीमित कर दिया है कि कुछ गायें जिनकी संख्या कम होगी या ज्यादा होंगी, परंतु अर्थ को सीमित कर दिया गया है। तो अर्थ सीमित करने का कार्य विशेषण करते हैं। उसके बाद आता है संख्या निर्धारण करने का कार्य। संख्यावाचक विशेषण होते हैं तो वे सिर्फ संख्या निर्धारण करते हैं, जैसे एक आम दो। तो यहाँ पर क्या है? संख्या निर्धारित किया कि मुझे सिर्फ एक आम चाहिए, तो एक आम दो। और पांचवा है परिमाण या मात्रा बताने का कार्य भी विशेषण ही करते हैं। विशेषण के द्वारा हमें मात्रा बताने का काम किया जाता है, जैसे 5 किलो दूध। तो हमें दूध जो क्या है? जातिवाचक संज्ञा हुई और इस पे विशेषण लगा है निश्चित संख्यावाचक। कौन सा? 5 किलो। तो ये निश्चित संख्यावाचक विशेषण हुआ। तो हम सभी ने जान लिया है कि यहाँ पर 5 प्रकार के कार्य जो है विशेषण बताने का करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद विशेषण की अवस्थाएं क्या होती हैं या तुलनाएं कौन सी होती हैं, जिनको हम कंपैरेटिव डिग्री बोलते हैं इंग्लिश में। तो जिन विशेषणों के द्वारा दो या दो से अधिक विशेष्यों के गुण अवगुण की तुलना की जाती है, उन्हें तुलनाबोधक विशेषण कहते हैं। तुलनात्मक दृष्टि से एक ही प्रकार की विशेषता बताने वाले पदार्थों या व्यक्तियों में मात्रा का अंतर होता है। किसी में ज्यादा होती है, किसी में कम होती है, कोई सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो सारे कार्य किए जाते हैं वो विशेषण के द्वारा ही किए जाते हैं और उन्हीं को विशेषण की अवस्थाएं बोला जाता है। विशेषण की कुल 3 अवस्थाएं होती हैं, जिनको कंपैरेटिव डिग्रीज बोलते हैं। पहली होती है मूलावस्था, जिसको पॉजिटिव डिग्री। दूसरी होती है उत्तरावस्था, कंपैरेटिव डिग्री। और तीसरी होती है उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री में हमारा पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री, 3 प्रकार की डिग्रियां जो इंग्लिश में ये शब्द दिए गए हैं उनको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। तो आइए हम इनको एक एक करके जान लेते हैं, जिससे हम इनका विस्तृत रूप से अध्ययन करके अपनी समझ को विकसित कर सके। मूल अवस्था क्या होती है? किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण दोष को बताने के लिए जब विशेषणों का प्रयोग किया जाता है, तब वह अपनी मूलावस्था कहलाती है। दूसरे शब्दों में, जिस विशेषण से केवल एक व्यक्ति या वस्तु की विशेषता ज्ञात हो। सिर्फ किसकी? एक।
किसी दूसरे से तुलना आदि न की गई हो उसे विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। इसमें किसी प्रकार की तुलना नहीं की जाती, केवल विशेषण का सामान्य कथन होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें पता चला है सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में बात होगी, एक वचन में बात होगी, सामान्य कथन होगा। कैसे, उदाहरण से देख लेते हैं। कमल सुंदर फूल होता है। जो कमल का फूल कैसा होता है? सुंदर होता है, सामान्य कथन है। आसमान में लाल पतंग उड़ रही है, सिर्फ एक पतंग उड़ रही है, लाल पतंग उड़ रही है, सामान्य कथन है। ऐश्वर्या राय खूबसूरत है, सिर्फ ऐश्वर्या राय को के लिए बताया गया है। वह अच्छी विद्यार्थी है, तो सिर्फ एक के बारे में बात हुई है। तो हम यहां जान पा रहे हैं कि सभी में सिर्फ एक वचन के बारे में बात हुई है, तो यह सभी सामान्य कथन है, तो मूलावस्था हुई। तो यह सभी सामान्य कथन होते हुए मूलावस्था कहलाएंगे। अब देखते हैं उत्तरावस्था क्या होती है। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच अधिकता या न्यूनता की तुलना होती है, तब उसे विशेषण की उत्तरावस्था कहते हैं। इसमें दो व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के गुण दोष बताते हुए उनकी आपस में तुलना की जाती है। देखते हैं, यह पुस्तक उस पुस्तक से मोटी है। सीता गीता से अधिक सुंदर लड़की है। यहां पर हम देख रहे हैं यह पुस्तक, भाई एक पुस्तक बनाई गई और कहा गया कि दूसरी जो पुस्तक है उस पुस्तक से मोटी है। भाई इस पुस्तक के बारे में बात की गई कि जो यह पुस्तक है इस पुस्तक से मोटी है, तो यहां पर आकार बताया गया है, तुलना की गई है दो पुस्तकों की। सीता और गीता की तुलना की गई है कि सीता गीता से अधिक सुंदर है। नहीं, गीता क्या है, कम सुंदर हुई, सीता अधिक सुंदर हुई, तो दोनों में तुलना की गई है। तो जब दो में तुलना की जा रही होगी तब हमें पता चल जाता है कि उत्तरावस्था है। उत्तरावस्था में केवल तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगाया जाता है। जैसे सुंदरतर, सुंदर में तर लगा सुंदरतर, महत में तर लगा महत्तर, लघु में तर लगा लघुत्तर, अधिक में तर लगा अधिकतर, दीर्घ में तर लगा दिगतर। तो इस प्रकार ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सब क्या है, ये हमारे तत्सम शब्द हैं। तत्सम शब्दों में तर प्रत्यय लगकर इसमें क्या हुआ, उत्तरावस्था के लिए विशेषण तैयार हो गया। ऐसे ही आगे हम देखते हैं, हिंदी में उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए से और में के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे बच्ची फूल से भी कोमल है, इन दोनों लड़कियों में वह सुंदर है। यहां पर बच्ची को फूल से भी अधिक कोमल बताया गया है और दोनों लड़कियों में वह सुंदर है, दोनों लड़कियों में तुलना की गई है और बताया गया है कौन सी लड़की सुंदर है। आगे देखते हैं, विशेषण की उत्तरावस्था का बोध कराने के लिए के अलावा, की तुलना में, के मुकाबले आदि पदों का प्रयोग भी किया जाता है। जैसे पटना के मुकाबले जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है, तो यहां पर के मुकाबले क्या कर रहा है, दोनों में तुलना कर रहा है। किस किस में, पटना में और जमशेदपुर में बता रहा है कि जमशेदपुर अधिक स्वच्छ है। संस्कृत की तुलना में अंग्रेजी कम कठिन है, तो की तुलना में यहां पर बता रहा है कि अंग्रेजी कम कठिन है और संस्कृत बहुत कठिन है। आपके अलावा वहां कोई उपस्थित नहीं था, आपके अलावा मतलब वहां और कोई नहीं था, सिर्फ आपके अलावा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इन शब्दों से भी हिंदी में उत्तरावस्था का बोध कराया जा रहा है। उसके बाद आती है अंतिम उत्तमावस्था, सुपरलेटिव डिग्री जिसको कहते हैं। यह विशेषण की सर्वोत्तम अवस्था होती है जब दो से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच तो तुलना की जाती है और उनमें से एक को श्रेष्ठता या निम्नता दी जाती है, तब विशेषण की उत्तमावस्था होती है। इसमें विशेषण द्वारा किसी वस्तु अथवा प्राणी को सबसे अधिक गुणशाली और दोषी बताया जाता है। हम जानते हैं कि बहुत सारे व्यक्तियों में किसी एक व्यक्ति को श्रेष्ठ या निम्न बताया जाता है, तो उत्तमावस्था के द्वारा ही बताया जाता है। उदाहरण में देखिएगा, दीपू सबसे घटिया विचार वाला लड़का है, सभी लड़कों में दीपू सबसे घटिया विचार वाला है। तुम सबसे सुंदर है, किसी को कहा जा रहा है कि तुम सबसे सुंदर हो। हमारे कॉलेज में नरेंद्र सबसे अच्छा खिलाड़ी है, तो सबसे अच्छा खिलाड़ी कौन है, नरेंद्र है। तो सब में उत्तमावस्था के द्वारा बताया गया है कि कौन सबसे
सही है, सबसे अच्छा है। आगे, तत्सम शब्दों की उत्तमावस्था के लिए तम प्रत्यय जोड़ा जाता है। वहां पर उत्तरावस्था के लिए क्या जोड़ रहे थे हम? तर, और उत्तमावस्था के लिए तम। जैसे सुंदरमितम, सुंदरतम, लघुतम, अधिकतम, श्रेष्ठतम। तो यहाँ पर अभी हमने उत्तरावस्था में तर जोड़ा था और यहाँ पर तम जोड़ा है। बहुत ही महत्वपूर्ण, ध्यान देने वाली चीज है। उसके बाद श्रेष्ठ के पूर्व, भाई श्रेष्ठ के पहले सर्व जोड़कर भी उत्तमावस्था दर्शाई जाती है, यदि हम सर्व को श्रेष्ठ से पहले ले आएंगे। जैसे नीरज सर्वश्रेष्ठ लड़का है। सर्वश्रेष्ठ मतलब सबसे श्रेष्ठ लड़का है। फारसी के इन प्रत्यय जोड़कर भी उत्तमावस्था दर्शाई जाती है। वही फारसी का इन प्रत्यय है, उसको जोड़ा जाए। बगदाद बेहतरीन शहर है, तो बेहतर में इन प्रत्यय जुड़ा है, बेहतरीन बन गया है, तो सबसे ज्यादा बेहतरीन सुंदर शहर बन गया है बगदाद। विशेषण की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था बताने के लिए एक या अधिक से तुलना की जाती है। इसे हम निम्नलिखित दो प्रकार से बता सकते हैं, जिसमें पहला है विशेषण से पूर्व अधिक या सबसे अधिक लगाकर। जैसे मोटा जो मूल शब्द है, यदि हम अधिक लगाएंगे तो उत्तरावस्था, और सबसे अधिक लगाएंगे तो इसकी उत्तमावस्था बन जाएगी। इसी प्रकार विशेषण के साथ तर तथा तम लगाकर हम बना सकते हैं। जैसे लघु में लघुत्तर और लघुत्तम, अधिक को अधिकतर, अधिकतम, कोमलतर, कोमलतम, सुंदरतर, सुंदरतम, उच्चतर, उच्चतर। तो यहाँ पर तो क्या होगा, यहाँ पर दो व्यक्तियों में तुलना की जाएगी और इसके द्वारा किसी एक को श्रेष्ठ बताया जाएगा। ये देखते हैं विशेषणों की रचना कैसे हुई। ये तो हमने तुलनात्मक अवस्थाएं देखी। अब हम जानते हैं कि विशेषण शब्दों की रचना कैसे होती है। हिंदी में मूल रूप में विशेषण शब्द बहुत कम है। कुछ मूल विशेषण है, जैसे अच्छा, बुरा, लंबा, बड़ा, छोटा आदि, सिर्फ कुछ ही हैं। अधिकतर क्या करते हैं हम, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या अवयवों से उत्पन्न करते हैं, जिन्हें व्युत्पन्न विशेषण कहा जाता है। व्युत्पन्न विशेषणों का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और अवयवों में उपसर्ग और प्रत्यय लगाने से होता है। आइए इसको देख लेते हैं। सबसे पहले उस उपसर्गों से विशेषण की रचना कैसे होती है। अ जोड़कर, योग्य में अ जोड़ा तो अयोग्य बन गया। अबोध, असमर्थ, अविकसित, अविचल। स जोड़कर सबल, सफल, सपूत, सजीव, सचित्र, सचल। नि जोड़कर निर्भय, निर्गुण, निर्दोष, निर्लज, निर्मम, निर्विकार। नी जोड़कर निडर, निकम्मा, निपुति। दू जोड़कर दुबला, दुधारू, दुर्दिन। बे जोड़कर बेकसूर, बेईमान, बेहोश, बेवकूफ, बेवजह। ला जोड़कर लावारिस, लाइलाज, लापता, लाचार। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि हमने संज्ञा शब्दों में, संज्ञा, सर्वनाम या फिर क्रिया शब्दों में उपसर्ग जोड़कर विशेषण शब्दों का निर्माण किया है। इस प्रकार हम आगे देखते हैं कि प्रत्ययों से भी विशेषणों का निर्माण करते हैं। कैसे, यहां पर देखेंगे इतिहास में एक प्रत्यय जोड़ा तो ऐतिहासिक बना। समाज में एक जोड़ा तो सामाजिक। रंग क्या है, संज्ञा है, इला जोड़ा रंगीला बन गया, ज्ञान संज्ञा है। वती जोड़ा ज्ञानवती। मद में एक जोड़ा मादक। बुद्धि में मान जोड़ा बुद्धिमान। सुख में द जोड़ा, सुख क्या है, भाववाचक संज्ञा, सुगध। बल क्या है, भाववाचक संज्ञा, शाली तो बलशाली। चाय संज्ञा है, वाला जोड़ा तो चाय वाला। इस प्रकार हमने प्रत्यय जोड़कर बनाया। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से विशेषणों की रचना कर सकते हैं, जिस शब्द में दोनों लगे होंगे। जैसे यहाँ पर मान हमारा मूल शब्द है, मान में अप उपसर्ग लगा, इत प्रत्यय लगा, अपमानित विशेषण बन गया। अस्थि मूल शब्द में न उपसर्ग लगा, क प्रत्यय लगा और नास्तिक बन गया। आचार मूल शब्द में अन उपसर्ग लगा, ई प्रत्यय लगा, अनाचारी बन गया। आत्मा मूल शब्द में अन उपसर्ग लगा, इक प्रत्यय अनात्मिक बन गया। धर्म मूल शब्द में अ उपसर्ग लगा, इक प्रत्यय लगा, अधार्मिक बन गया। न्याय मूल शब्द में अ उपसर्ग लगा, ई प्रत्यय लगा, अन्यायी बन गया। इस प्रकार हमने देखा उपसर्गों से निर्माण हुआ, प्रत्ययों से निर्माण हुआ, और उपसर्ग और प्रत्यय दोनों से ही विशेषणों का निर्माण हुआ है। इस प्रकार ही हम अन्य संज्ञा शब्दों से भी विशेषणों का निर्माण करते हैं। जैसे हम देखेंगे, यहां पर हम देख रहे हैं कि जयपुर
से जयपुरी बना, लखनऊ से लखनवी, अलीगढ़ से अलीगढ़ी, आदर से आदरणीय, नमक से नमकीन, नगर से नागरिक, ग्राम से ग्रामीण, शहर से शहरी। इस प्रकार संज्ञाओं से हमने विशेषण बनाए। सर्वनाम से भी हम विशेषण बनाते हैं, जिसमें जो से जैसा, यह से ऐसा, वह से वैसा, अहम से अहमकार, तुम से तुमसा, आप से आपसा, उससे उससा, में से मुझसा। इस प्रकार ये हमने विशेषण निर्मित किए, किससे? सर्वनाम शब्दों से। इसी प्रकार हम आगे देखते हैं, क्रिया से हम विशेषण उत्पन्न करते हैं। वो किस प्रकार कर सकते हैं? जैसे भागना क्रिया हुई तो भगोड़ा, भूलना से भुलक्कड़, पट से पठित, हंसना से हंसोड़, चलना से चालू, दिखाना से दिखावटी। और अवयवी जो आपसे हैं उनसे भी विशेषण निर्मित किया जाता है। बाहर से बाहरी, भीतर से भीतरी, आगे से अगला, पीछे से पिछला, ऊपर से ऊपरी, नीचे से निचला। इस प्रकार हमने जाना कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्ययों के द्वारा हम क्या करते हैं? निर्माण करते हैं विशेषणों का। आगे हम देखेंगे कि सर्वनाम और सार्वनामिक में अंतर क्या है। जो हमने पहले भी एग्जाम्पल देख रहे थे, वह लड़का आया था, तो हम यहां पर जानेंगे कि अंतर कैसे होता है। तो पहले आप ध्यान से देखिएगा, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आता है, बिल्कुल सही बात है। अतः सर्वनाम के बाद संज्ञा का प्रयोग नहीं होता। जब सर्वनाम आएगा तो संज्ञा नहीं आएगी, सिर्फ सर्वनाम आएगा, सबसे महत्वपूर्ण चीज। उसके बाद संज्ञा से पूर्व आने वाला सर्वनाम विशेषण बन जाता है, तब उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। यदि संज्ञा से पहले सर्वनाम आपको लग रहा है तो वह सर्वनाम नहीं, सार्वनामिक विशेषण होगा। कैसे? इस एग्जाम्पल से समझिए, वह कल आया। अब कल क्या हुआ? संज्ञा तो नहीं है, इसलिए यहां पर क्या है? वह क्या हुआ? सर्वनाम हुआ। अब वह बालक कल आया। अब बालक हमें पता है क्या होता है, बालक क्या हुआ? संज्ञा हुई। कैसी संज्ञा हुई? जातिवाचक संज्ञा हुई। अब बालक से पहले यदि सर्वनाम आया है तो यह सर्वनाम ना होकर क्या कहलाएगा? संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। तो हमें सिर्फ ध्यान देने वाली बात यही है कि संज्ञा से पहले यदि सर्वनाम आता है तो वह सर्वनाम न होकर सार्वनामिक विशेषण होगा। यही महत्वपूर्ण चीज है। तो आप लोगों ने अभी जान लिया है अब तक की वीडियो में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण को अब हम संपूर्ण तरीके से समझ चुके हैं। हालांकि विशेषण के लिए 3 वीडियो निर्मित की गई हैं, आप तीनों देख लीजिएगा, तभी आप अच्छे से विशेषण को समझ पाएंगे। और अगली जो वीडियो आने वाली है वो आपकी क्रिया से संबंधित होगी। तो आप सभी का मैं एक बार धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखा और मेरे साथ बने हुए हैं, और आगे भी अपेक्षा करूंगा कि आप मेरे साथ बने रहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।